मजदूर दिवस समारोह में अभी जो है सर्वकर्मचारी संघ के जो वरिष्ठ नेता है कृष्ण शर्मा जी अपनी बात रखेंगे। आप देख रहे हैं मजदूर दिवस की कड़ी में इन लोगों ने आगे बढ़ते हुए मजदूर वर्ग ने जो पिछले आंदोलन के दौरान जो सुविधाएं, जो सहूलियत, जो कल्याणकारी योजनाएं मजदूरों के लिए लागू करवाई थी, आज की इन सरकारों ने जो पूंजीवादी सरकारें हैं, जो नव उदारवादी की नीतियां लेकर आ रही हैं, हमारी सारी की सारी कल्याणकारी योजनाएं समाप्त कर रही है। केवल योजनाएं नहीं समाप्त कर रही, बल्कि जो जन कल्याण के लिए जिन विभागों का गठन किया गया था, उन विभागों को तोड़ा जा रहा है, अलग अलग रूप में सिकोड़ा जा रहा है। एफडीआई के नाम पे अलग अलग तरीके लाकर, उदारीकरण के नाम पर, निजीकरण के नाम पे जो इन विभागों को समाप्त करके जो बेरोजगार लोगों के जो रोजगार दिए जाने चाहिए थे, उन रोजगारों को सिकोड़ा जा रहा है। ये कि नव उदारवादी नीतियों का ही परिणाम है। साथियों, इस निजीकरण नीतियों के तहत केंद्र सरकार ने, हरियाणा सरकार ने अनेकों विभागों को बंद करने की कगार पर खड़ा कर दिया। जानबूझकर उन विभागों में कर्मचारियों की संख्या कम कर दी, नई कर्मचारियों की संख्या नहीं की, भर्ती की, और जिसके कारण जनता के बीच में बड़ी सुविधाएं नहीं दे पा रहे, और इन बड़ी सुविधाएं नहीं दे पाने के एवज में पूरी की पूरी जो जनता है वो भी यही समझती है कि सरकारी विभागों के अब दिन लग गए, अब प्राइवेट विभाग आए तो और अच्छा हो सकता है। परंतु सरकार ने इस प्रकार की पोजीशन जानबूझकर क्यों पैदा की है? अब आप एक उदाहरण देखिए इसके लिए कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, परिवहन, पानी, बिजली, ये मूलभूत सुविधाएं जनता को चाहिए, और ये सारी की सारी मूलभूत सुविधाएं ये सरकार हमारे से छीनने जा रही है, और ये आधी से ज्यादा सुविधाएं हमारे से छीन जा चुकी है। लगभग 40% से ऊपर विभागों का सरकार निजीकरण कर चुकी है। रेलवे, बैंक, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रेल, बेल, हवाई अड्डे, रेलवे प्लेटफार्म, सारे के सारे सरकार जो ना प्राइवेट हाथों में दे चुकी है। अब प्राइवेट हाथों में और सरकारी हाथों में अंतर क्या है, थोड़ा सा मैं इस पर प्रकाश डालना चाहूंगा। प्राइवेट हाथों का और सरकारी हाथों का जो अंतर जो महसूस किया, वो ये महसूस किया कि प्राइवेट सेक्टर में जाने के बाद, क्योंकि भारत जैसे देश जिसमें जनसंख्या बाहुल प्रदेश है, बेरोजगारी बहुत दूर तक फैली हुई है, और बेरोजगारों को कम वेतन, कम सुविधा देकर किसी भी प्रकार से 8 घंटे की बजाय 24 घंटे भी नौकरी प्राप्त की जा सकती है। कम पैसे में ज्यादा काम करवाना ये पूंजीपति का काम है। साथियों, आपने पता होगा कि किसी भी उद्योग में किसी भी पूंजीपति को मुनाफा कहां से मिल सकता है। मुनाफे के केवल 2 अंतर हैं, या तो कच्चा माल सस्ता हो, या तैयार किया गया माल महंगा हो, या फिर तीसरा जो अंतर है वो है केवल और केवल कामगार के वेतन में अंतर। बहुत बड़ा मुनाफा, क्योंकि कच्चा माल सस्ता नहीं, तैयार किया गया माल भी इतना ज्यादा महंगा नहीं, क्योंकि कंपटीशन का दौर है। अब जो उसने मुनाफा कमाना है, पूंजीपति का जो मुनाफा है, वो मुनाफा केवल कामगार के वेतन से, कामगार की सुविधाओं से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए पूंजीपति बेरोजगार लोगों का शोषण करके कम वेतन में जो जितना उसका मुनाफा निकल सकता है, वो मुनाफा निकाला जा सकता है। आप देखिए कि कोरोना काल के दौरान आम लोगों का जीवन दुर्भर हुआ। वेतन कम मिलने के कारण, काम नहीं मिलने के कारण घर के गुजारे बड़े मुश्किल हुए। लेकिन देश के उद्योगपति, बड़े बड़े पूंजीपतियों का आप ये देखिए कि कई गुना इस कोरोना काल के समय में उनकी संपत्ति में वृद्धि हुई। हमारे देश के जो पूंजीपति, चंद पूंजीपति जिनमें अडानी शामिल हैं, इन लोगों के कई गुना
सोना पूंजीपति बढ़ी है, ये किसका कारण है? ये केवल जो उदारीकरण है, जो निजीकरण है, उन नीतियों का परिणाम है। अब आप देखिए कि शिक्षा के नाम पे आप सरकारी स्कूल में जाएंगे, सरकारी स्कूल में फीस लगेगी, प्राइवेट स्कूल में जाएंगे गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। यानी कि प्राइवेट में फीस नहीं है, सरकारी में फीस है। हॉस्पिटल में जाओगे, सरकारी में ट्रीटमेंट नहीं है, मशीनरी नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, लेकिन आपका प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना दिया जाता है और वहां जाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में आप अपना इलाज 5 लाख तक का मुफ्त करा पाओगे। ये कारण क्या है? समझना पड़ेगा कि ये सरकार सरकारी ढांचे को खत्म कर रही है, प्राइवेट ढांचे को बढ़ा रही है। अभी सरकार ने क्या घोषणा की है कि सभी कर्मचारी, सभी पब्लिक मैन प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आएंगे। केवल कुछ राशि प्रीमियम की देनी होगी, बाकी प्रीमियम की राशि सरकार देगी। और वो प्रीमियम का भुगतान सरकार इतना लंबा चौड़ा करती है एक प्राइवेट कंपनी को, यदि वही राशि सरकारी अस्पतालों में लागू कर दी जाए, उस राशि से सरकारी अस्पताल बढ़ा दिए जाएं, मशीनरी लगा दी जाए, डॉक्टर लगा दिए जाएं, पैरामेडिकल स्टाफ और भर्ती कर लिए जाएं, तो चंद लोगों को क्यों, सभी लोगों को मुफ्त में इलाज किया जा सकता है। इसी प्रकार शिक्षा के ऊपर है, पानी के ऊपर है। अब आप बिजली की किल्लत को देखिए। ताजी स्थिति में बताता हूं कि बिजली की कितनी किल्लत इस देश में हुई। कारण क्या था? मैं आपको बताना चाहता हूं कि अडानी के साथ 20 साल का वो था एग्रीमेंट कि 20 साल तक हम 2 रुपए 20 पैसे पर यूनिट बिजली देंगे, लेकिन अडानी ने बिजली कम करके रेट बढ़वाने के चक्कर में ये हालात पैदा कर दिए कि सरकार को मजबूर होकर अडानी के रेट बढ़ाने पड़े। मजबूर क्यों? अब जनता तो यूं कहेगी मोदी जी ने किसी प्रकार से बिजली का प्रबंध कर दिया है, नहीं तो बिजली की व्यवस्था बहुत खराब हो चुकी थी। अभी 2 दिन से ही है ना, लेकिन पैसा कहाँ गया? पैसा अडानी की जेब में गया। नहीं तो कगार केवल 2 रुपए 20 पैसे प्रति यूनिट का था। कोयला अपने देश में जो था 3 दिन पहले क्या आया कि कोयला थर्मल का 3 दिन का है। अब रेल वर्के कहां से आ गई? रेल वर्के यूं आ गई, मोदी जी ने इस खराब व्यवस्था को भी अपने पक्ष में करना था, इसलिए जानबूझ के ये पक्ष रखते हुए कि हमने बिजली की बेहतर व्यवस्था की है, जबकि बेहतर पहले भी नहीं थी, बेहतर आज भी नहीं है, बेहतर कल भी नहीं होगी। जिस प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं है। ये हमने ये नीतियों का असर हमने समझना चाहिए। इन निजीकरण की नीतियों के कारण ही हमारे प्रदेश में, मैं देश की बात नहीं करूंगा, प्रदेश में कितने सारे लोगों की छटनी हुई है। एक बार गिनती कीजिए कि सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हरियाणा की सरकार अपने आप को यूं कहती है कि बिना खर्ची बिना पर्ची के हमने लोगों को रोजगार दिया है। आप एक भर्ती ये बता दीजिए कि बीजेपी के समय में मुख्यमंत्री स्वयं कह दे कि इस भर्ती से मेरे उम्मीदवार विड्रा नहीं हुए। एक भर्ती पे भी ऐसी नहीं है जिसमें पर्सन चिन्ह नहीं लगा हो। अभी मैं आपको बता दूं, ग्रुप डी की भर्ती हुई, खेल कोटे के 3,500 खिलाड़ी जो खिलाड़ी कोटे से थे वो नौकरी से वापस आ गई। अभी नई भर्ती हुई थी 1.5 साल पहले कलरकों की, कितनी भर्ती हुई थी? 5200 भर्ती हुई थी, लगभग 5258 की भर्ती हुई थी। पर्सन चिन्ह लग गया। हाईकोर्ट ने कैंसिल कर दी कि दोबारा से परिणाम बनाइए। अब उन लोगों की क्या गलतियां जिन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली? लोगों ने नौकरी के लोग रोजगार पे उनकी शादियां भी कर दी, अपनी बेटियां भी दे दी। अब वो लोग फिर सड़कों पर आने के लिए तैयार है। 10-10, 12-12 साल की नौकरी थी, पीटीआई की नौकरी से बाहर है। ड्राइंग टीचर नौकरी से बाहर है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के लोग नौकरी से बाहर है। बीएनआर के कल्पना चावला के, स्वास्थ्य विभाग के कल्पना चावला की, स्वास्थ्य विभाग के ताजे लोग। शर्म आनी चाहिए सरकार को कि कोरोना के समय में जिन कर्मचारियों को कोरोना योद्धा माना गया, कोरोना योद्धा मानते हुए उनके स्वागत में फूल मालाएं डलवाई गई, दीपक जलवाए गए, तालियां बजवाई, थालियां बजवाई।
और उनको कोरोना योद्धा की उपाधि दी। कोरोना योद्धा की उपाधि देने के बाद जैसे ही कोरोना खत्म होता है, उन लोगों को सड़क पर फेंक दिया, यूज एंड थ्रो का इस्तेमाल करते हुए कि जाइए आप सड़कों पर जाइए। कई हजार लोग हरियाणा में बेरोजगार बना दिए जिनके पास रोजगार था। और केंद्र सरकार की बात करूं, जिस मोदी ने यह कहा था कि हर साल 2.5 करोड़ लोगों को मैं रोजगार दूंगा, 21 करोड़ लोग 7 साल में बेरोजगार हो चुके हैं। यह आंकड़ा है पूरे देश का। और एक बात आपने कभी नहीं देखी होगी, हर साल सेना में कितने लोग भर्ती होते थे? याद है आपको? लाखों लोग हर साल सेना में भर्ती होते थे। 3 साल से युवक सेना में भर्ती होने के लिए खूब दंड पेल रहे हैं, परंतु 3 साल के अंदर आज तक लोगों को भी नहीं पता, 3 साल के अंदर एक नई भर्ती भी जो ना इस मोदी सरकार ने सेना में नहीं की। शर्म की बात है। क्या देश के ऊपर खतरा कम हो गया? क्या हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे इतने मधुर संबंध हो गए कि हमें सेना की आवश्यकता नहीं? लेकिन मोदी जी तो खर्च बताने में लगे हुए हैं। अब सेना में भी कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी लगेंगे। जब सेना में कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी लगेंगे तो आप ये बताइए कि सिविल में किस प्रकार के आदमी लगेंगे। जब हमने कहना शुरू किया था कि मास्टर भी फीस रेट पे आएंगे, लोगों ने मजाक उड़ाया था हमारा कि फीस रेट पे फैक्ट्री में काम हो सकता है, फीस रेट पे मास्टर नहीं लगाए जा सकते। अब आ रहे हैं ना घंटियों के हिसाब से मास्टर। 1 घंटी लगेगी इतने पैसे मिलेंगे, 2 घंटी पढ़ाएगा इतने पैसे मिलेंगे। मतलब पार्ट में जो एक फीस रेट जिसको बोलते हैं, इस प्रकार का वर्क जो ना सरकार ने तय किया है। अब टर्म बेसिस का सरकार ने वो वर्क तैयार किया है कि टर्म आधार पे होगा, इसलिए भारी मात्रा में सरकार ने जो ना लोगों को बेरोजगार किया, रोजगार देने की बजाय। अब इन सभी चीजों को एक नई पेंशन पॉलिसी सरकार लेके आई। यही सरकार 2003 में एक पॉलिसी लेके आई थी कि हम नई पेंशन पॉलिसी देकर लोगों के बीच में एक इतिहास रचेंगे कि जब कर्मचारी रिटायर होगा इस पुरानी पेंशन पॉलिसी से बेहतर रिजल्ट प्राप्त होंगे। आज बेहतर रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं। हमारा एक कर्मचारी MITC से रिटायर होकर दूसरे विभाग में रिटायर होकर नहीं, जब वो रिट्रेंच हुआ था, निकाला गया था, सर्व कर्मचारी संघ के आंदोलन के बदौलत दूसरे विभाग में समायोजित हुआ। नई पेंशन पॉलिसी उस पर लागू हुई। नई पेंशन पॉलिसी के तहत वो रिटायर हुआ। पेंशन पता है कितनी मिली? 950 रुपए पेंशन मासिक, जबकि 2500 रुपए तो बुढ़ापा पेंशन मिलती है। एक हमारा अध्यापक है 55,000 रुपए बेसिक पे रिटायर हुआ होता है और उसको पेंशन क्या मिलती है? 2200 रुपए पेंशन मासिक उसकी प्राप्त होती है। मतलब ये हमारी जो सामाजिक सुरक्षा के नाम पे जो हमारे साथ जो ठगी हुई है, जो धोखा हुआ है, इसका भी हमने डट के विरोध करना होगा। तो आइए, आज लंबी समय नहीं रखूंगा, मैं लंबी बात नहीं रखूंगा, काफी सारी बातें होगी। आज हम इस मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में जहां हमारे साथियों ने बात रखी है कि हमारे पूर्वजों ने 8 घंटे की ड्यूटी के लिए लड़ाई लड़ी, अपनी बलिदान दिया। आज मैं कहना चाहता हूं, प्रेस के माध्यम से भी बताना चाहता हूं, हरियाणा की सरकार ने भी यह नियम तोड़ दिया है कि 8 घंटे की बजाय इसमें सिंचाई विभाग में बेलदारों से अब 24 घंटे काम लेना शुरू कर दिया है। रिटर्न में ऑर्डर है कि एक बेलदार 24 घंटे ड्यूटी देगा। क्या ये हमारे जो पूर्वजों के द्वारा, जो बलिदान के द्वारा दी गई शहादतों के द्वारा जो हमने सुविधा प्राप्त की थी, उसको इस सरकार ने फिर छीनने का प्रयास किया है, फिर छीनने लगी है। इसलिए हम सबको मिलकर, केवल एक यूनियन से बात नहीं बनेगी, सर्व कर्मचारी संघ से बात नहीं बनेगी, CI2 से बात नहीं बनेगी, इंटेक से बात नहीं बनेगी, एटेक से नहीं बात बनेगी। जितने कामगार लोग हैं, अभी कई साथी तो इस बात में गुरेज, आज काफी सारे कर्मचारी पता नहीं क्यों नहीं आए। हमने कहा कि मजदूर दिवस है, उन्होंने कहा मजदूरों में तो फैक्ट्री के मजदूर शामिल होंगे, रेडी रिक्शा वाला मजदूर शामिल होगा, ग्रामीण चौकीदार शामिल होगा, सफाई कर्मचारी शामिल होगा। हमने कहा कि जो आदमी श्रम बेचता है, श्रम मतलब वो श्रम नहीं जो लाल श्रम, वो नहीं, श्रम का मतलब जो आदमी लेबर करता है, जो अपना श्रम करता है, उसी को मजदूर यानी कि श्रमिक कहा जाता है। हम सब लोग अपना श्रम बेचते हैं, श्रमिक हैं, मजदूर हैं, मजदूर की श्रेणी में आते हैं। इसलिए इस पर्व को हमें दिवाली त्योहार होली से बढ़कर मनाते हुए, क्योंकि इस मजदूर दिवस की
जो हमारा इतिहास है, उस इतिहास के पीछे ही आज हमारा जो रोजी रोटी चली, हमारा चूल्हा चला हुआ है। इसलिए इस त्योहार को हमें बड़ी खुशी के साथ मनाना चाहिए और बहुत अगली साल उम्मीद करेंगे इससे ज्यादा संख्या में लोग आएंगे, लोगों की समझदारी बढ़ेगी। और आइए हम मिलकर, सभी कर्मचारी संगठन मिलकर, सभी मेहनतकश का भाईचारा मिलकर हम जो ना प्रयास करेंगे कि इस नव उदारवादी नीतियों का, इन पूंजीवादी नीतियों का डटकर मुकाबला करने के लिए एक होकर जब लड़ाई लड़ेंगे, मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, तो इन नीतियों का मुकाबला किया जा सकता है। नहीं तो भाई आप हर साल, चाहे वो आंगनबाड़ी की निकाली गई, बर्खास्त की गई कर्मचारी नेता हो, चाहे भाई कल्पना चावला की नर्स हो, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो ड्राइंग टीचर हैं, इसी प्रकार अलग अलग निकाले जाते रहेंगे। इसलिए मिलकर हमने इस जड़ को समाप्त करना होगा। साथियों, KBN सुपर न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।